स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। आज सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया, ये कौन साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले चार्ज के बारे में एक्सपेरिमेंट किए, यही सब चीजों के बारे में आज बेसिक हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ये वर्ड आया कैसे, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। लगभग 700 BC, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व 700 BC एक साइंटिस्ट थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था थेल्स। एक ग्रीक प्रोफेसर थे जिनका नाम, एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने देखा कि अंबर के छड़ को, अंबर ठीक है, एम्बर ठीक है ना, इसके छड़ को जब बिल्ली के खाल के साथ रगड़ा गया तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। लगभग 700 BC एक ग्रीक दार्शनिक, एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने पाया कि बिल्ली के खाल पर जब एम्बर को रगड़ा गया तो एम्बर के अंदर ये गुण आ गया कि वो क्या करने लगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो उन्होंने कहा कि इस एम्बर पर एक विशेष प्रकार का गुण एस्टैब्लिश हो गया है, एक नेचर एस्टैब्लिश हो गया है जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसके बाद लगभग 2000 साल तक इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं हुआ। लगभग 2000 साल तक इस दिशा में कोई भी कार्य एकदम नहीं हुआ। फिर सन 1600 ईस्वी में ठीक है, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट नाम था उनका, जो कि वहां के ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे। उन्होंने कहा कितने ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण सिर्फ एम्बर में ही नहीं होता है, एम्बर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर किसी चीज से उसको रब करने के बाद उसमें इस प्रकार की नेचर आ जाती है। जैसे कि ग्लास का रड, जैसे कि आपका बहुत सारा एग्जांपल है, आप इसको ले सकते हो, इबोनाइट, ठीक है, गंधक, ये सब तमाम इस तरह के मटेरियल हैं जिनको रब करने के बाद उनमें इस तरह के नेचर एस्टैब्लिश हो जाते हैं कि वह किसी छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच सकता है। इसकी तरफ ध्यान किनका गया, डॉक्टर गिलबर्ट का, जो कि महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे। कितने ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। अब देखो, सबसे पहले थेल्स ने एम्बर को लेके ये कहा था, एम्बर को ही अपने भाषा में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। एम्बर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे बड़ी बात, देखो, चाहे थेल्स कहे हों चाहे डॉक्टर गिलबर्ट कहे हों, इन दोनों ने ये जरूर कहा कि किसी चीज से रब करने के बाद, यानी कि ये जो नेचर एस्टैब्लिश हुआ है उस एलिमेंट पे, वो फ्रिक्शन के बाद हुआ है। गौर से समझना कि जब थेल्स ने बिल्ली के खाल में एम्बर को रब किया, तब जाकर एम्बर के ऊपर, ठीक है, वो विशेष प्रकार का क्या आया, नेचर आया, जिसकी वजह से वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। इसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट का भी ये कहना था, क्या कहना था, कि ये जो गुण है ये सिर्फ एम्बर में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि एम्बर के अलावे भी, देखो गौर से यही बात है, एम्बर के अलावे भी
बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको अगर रब किया जाए, चाहे वो ग्लास रड की बात हो जाए, चाहे वो एबोनाइट की बात हो जाए, चाहे वो गंधक की बात हो जाए, ठीक है, चाहे तुम्हारा ये प्लास्टिक का कोम की बात हो जाए, ठीक है, जब हम उसको सूखे बाल में रब करते हैं तो क्या करता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एम्बर में ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें रब के बाद, जिनको फ्रिक्शन करवाने के बाद उनमें ये नेचर आ जाता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के इस नेचर का नाम हम लोगों ने रख दिया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम कर दिया इसका, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चूंकि ये जो नेचर आया था वो फ्रिक्शन करने के बाद, रब करने के बाद आया था, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कर दिया। अब देखो, जैसे ही डॉक्टर गिलबर्ट का ये स्टेटमेंट आता है कि अब इस पे क्या करते हैं, काम स्टार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी का 2-3 जो है सिद्धांत यहाँ पे सामने निकल के आता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डूफे, डूफे नाम था, चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेकर आया था टू फ्लूइड थ्योरी, टू फ्लूइड थ्योरी। ठीक है, टू फ्लूइड थ्योरी, इनमें इनको एस्टैब्लिश करने वाला कौन था, डूफे, डूफे एक साइंटिस्ट का नाम था, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स फ्रैंकोइस, चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे। ठीक है, वो टू फ्लूइड थ्योरी लेके आए, और उनके साथ इस थ्योरी पे काम करने के लिए आया साथ में रॉबर्ट सीमर। ठीक है, क्या है, रॉबर्ट सीमर। ठीक है, रॉबर्ट सीमर। अब देखो, डूफे और रॉबर्ट सीमर ने मिलकर टू फ्लूइड थ्योरी पे अपना क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। अब देखो, इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है, इस थ्योरी के जो सूत्रपात थे वो थे डूफे थे, और उनके साथ कौन जुड़ गया, रॉबर्ट सीमर। उसने क्या कहा, ठीक है, कि रॉबर्ट सीमर के अनुसार कि इसमें उन्होंने ये चीज जरूर कर दिया कि जो ये चीजें हो रही है आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की, वो कहानी उन्होंने कहा कि इसमें 2 प्रकार के विद्युत, ठीक है, यानी 2 प्रकार के विपरीत प्रकृति के विद्युत काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक चीज था, उन्होंने कहा कि अगर दोनों फ्लूइड को रब किया जाता है, ठीक है, तो दोनों में एक खास प्रकार का प्रकृति जो है, दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि 2 प्रकृति है, एक की प्रकृति है, ठीक है, कि ये धन है, ठीक, उस समय तो धन ऋण था नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 2 विशेष प्रकार की प्रकृति है, और दोनों जो है वो एक दूसरे को अपनी अपनी प्रकृति आदान प्रदान कर रही है। ठीक है, जो कि आगे जाकर ये थ्योरी फेल कर गई, मान्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम इससे रब कर रहे हैं इस तरीके से 2 मटेरियल को, तो कहा कि अगर इससे धन निकल के इसमें जा रहा है और इससे ऋण निकल कर इसमें जा रहा है, ये किसका कहना था, डॉक्टर रॉबर्ट सीमर का। और इस थ्योरी के सूत्रपात कौन थे, चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या आया था कि दोनों, ठीक है, एक दूसरे में कुछ न कुछ ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये चीज का नींव जरूर रख दिया था कि वो दोनों की प्रकृति जो है विपरीत होती है। चलते हैं फेल्स साहब के पास। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नहीं, राज से पर्दा उठता जाएगा। फेल्स साहब थे बहुत होशियार। अब फिलोसफर थे, और फिलोसफर का दिमाग जो होता है ना, वो स्थिर नहीं होता है, वो चीजों को जब देखता है तो उस पे चीजें शुरू कर देती है। एक वर्ड आएगा आगे जब हम चर्चा करेंगे, ठीक है, विक्टरस और रेसोनस। ठीक है, तो जब हम इस बात पे जाएंगे तो हम बताएंगे। फेल्स साहब ने वहीं पर एक चीज और किया था, जो कि उन्होंने क्या किया था कि एम्बर के रड को बिल्ली के खाल के साथ लग रहा है। ठीक है, फिर उनको लगा कि कहीं ये इत्तेफाक तो नहीं है कि ये कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने फिर दूसरे टुकड़े को फिर बिल्ली के खाल के साथ लगा।
अब वो भी कागज के टुकड़े को कर रहा था, फिर उनको थोड़ा डाउट हुआ, फिर तीसरा चौथा ऐसे करते, लेकिन करते करते क्या होता है क्या कि दोनों एम्बर के टुकड़े को जब अपने एक दूसरे के पास लेके गए, अब ये दोनों एक दूसरे से सट नहीं रहा था, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा था, रिपेयरिंग कर रहा था। अब भाई ये कौन सा नेचर हो गया, एक तरफ तो वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ ये इसको रिपेल कर रहा है। ये थेल्स साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय ये चीज का नींव रखा गया था, और जब हम कोई चीज का नींव रखते हैं तो हमें जानकारी नहीं होती। आज भले ही हमें ये सब चीजें आसान लगती हो, हम कहते हो कि थेल्स साहब के पास क्या था, ये सोच सकते थे, लेकिन उस समय ये चीज की जानकारी थी ही नहीं। ये तो वहां से ही इन तमाम चीजों का, ये इलेक्ट्रिसिटी का नींव रखा गया। अब उन्होंने देखा कि एक तरफ तो वो आकर्षित कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अर्थात इन दोनों में कोई ना कोई खास प्रकृति स्टैब्लिश हो रही है। यानी एम्बर में एक विशेष प्रकार की प्रकृति स्टैब्लिश हो रही है, वही दोनों एम्बर एक दूसरे को दूर भगा रहा है, जबकि कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो ये बात आई, ठीक है। तो ये इसके बाद ये चीज तो उन्होंने बता ही दिया था। तो डुफे और रॉबर्ट्स, लेकिन काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, क्यों एम्बर पे वो प्रॉपर्टी आई, तो ठीक है, बिल्ली के खाल पे भी कुछ हुआ, ठीक है, अब इन पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो डुफे और रॉबर्ट सीमर का कहना था कि ये दोनों विपरीत प्रकृति के तो होते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी प्रकृति एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। यानी एक जो है सिर्फ धन ले रहा है, और दूसरा जो है वो ऋण ले रहा है। एक जो है धन, एक खास प्रकार की प्रकृति उस पर स्टैब्लिश हो गई, और ये थ्योरी जो है फेल कर गया, वो मान्य नहीं हुआ। हाँ, एक चीज और था, इसमें कहता है कि अनचार्ज की स्थिति में, ठीक है, जब किसी पार्टिकल पे कोई चार्ज ना हो, वो अनचार्ज हो, तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव, यानी जो विपरीत क्या कहते हैं इस थ्योरी के अंदर, रॉबर्ट सीमर के अनुसार, जो विपरीत प्रकृति की जो उसमें आवेश है, ठीक है, उन दोनों की मात्रा समान होती है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है। अब ये थ्योरी फेल कर गई, और अब एक नई थ्योरी आई जिसका नाम था वन फ्लूइड थ्योरी। एक नई थ्योरी आई जिसका नाम था वन फ्लूइड थ्योरी, ठीक है। वन फ्लूइड थ्योरी से एक क्वेश्चन अक्सर हम बिहार बोर्ड में पूछ लेता है, वो क्या है, वो अभी तुरंत मैं बताता हूँ। वन फ्लूइड थ्योरी, ठीक है, वन फ्लूइड थ्योरी के जो सूत्रपात थे, जो उनके फादर थे, वो थे सर विलियम वॉटसन। कौन थे, सर विलियम वॉटसन, ठीक है। ये वॉटसन क्रिकेट वाला वॉटसन नहीं है, ठीक है, ये साइंटिस्ट वाला वॉटसन है, ठीक है, सर विलियम वॉटसन, ठीक है। और इनके साथ, ये इनके सूत्रपात थे, इन्होंने इसकी नींव रखी इस थ्योरी की, और इनके साथ जुड़ गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन जुड़ गया भैया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, वन फ्लूइड थ्योरी में। और यही फ्रैंकलिन ने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और इसने इस बात को साबित कर दिया कि इस पे दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। देखो, पहला सूत्र किसने रखा, क्या कहते हैं आपका थेल्स साहब ने। इसके बाद रॉबर्ट गिलबर्ट ने इस पे सबका ध्यान लगाया, कुछ चीजों को उन्होंने देखा। इसके बाद इस पे डुफे और रॉबर्ट सीमर ने इसको और आगे बढ़ाया। अब इससे प्रेरित होकर सर विलियम वॉटसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन इस पे जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और ये वन फ्लूइड थ्योरी लेके आए। वन फ्लूइड थ्योरी में क्या था, इनका ये कहना था कि एक, जब हम किसी दो चीज को रब करते हैं, तो उसमें जो है एक से निकलता है कोई आवेश, और वो दूसरे में जो है, क्योंकि चार्ज उन्होंने कर दिया था, एक से आवेश निकलता है और दूसरे में जो है वो चला जाता है, दूसरी वस्तु में क्या कर जाता है, चला जाता है। ये एक तरह से ऐसे कहता है कि ये भी उसी तरीके से इसी थ्योरी में थे, लेकिन वो ये कहना चाह रहे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने भी यही कहा कि जब रब किया जाता है तो एक से
पॉजिटिव निकल के दूसरे में चला जाता है, दूसरे से नेगेटिव निकल के दूसरे में चला जाता है, ठीक है, एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का भी ट्रांसफर होता है और नेगेटिव चार्ज का भी ट्रांसफर होता है। लेकिन आगे जाकर ये चीज, ये स्टेटमेंट गलत हो गया और सिर्फ ये कहा क्या, फ्रैंकलिन ने जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो थ्योरी दिया था वो कॉन्सेप्ट सही था। मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि ये बात फेल साहब ने पहले ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो किया था वो क्या कहते हैं, रेसिनस और विट्रस के टर्म में किया था और वही टर्म को इसने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रूप में विद प्रैक्टिकल प्रूव करके दिखाया कि ऐसा होता है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट का जो मतलब क्या कहते हैं, मेन मूल उद्देश्य जो कहने का था वो हल्का डिफर था लेकिन था सेम ही, इसीलिए इसका नाम टू फ्लूइड और इसका नाम वन फ्लूइड थ्योरी रखा है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रिक थ्योरी, ठीक है, और ये थ्योरी ही सबसे सटीक रहा जो आजकल हम जानते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है हमें आसान लगती है। जिसमें आया मॉडर्न इलेक्ट्रिक थ्योरी। मॉडर्न इलेक्ट्रिक थ्योरी अभी देखो, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी की दुनिया में जब हम आए तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए थे, जैसे कि थॉमसन साहब का एंट्री हो गया था, नील बोर साहब का एंट्री हो गया था, रदरफोर्ड साहब का एंट्री हो गया था मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। अब इसमें क्या कहना था, अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखा होता है और इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में आउटर सेल में क्या करता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। अभी देखो ये बात तो अब सामने आ गई कि अगर किसी एलिमेंट को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, यानी ड्यूरिंग द फ्रिक्शनल प्रोसेस, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है, जो कि आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो उस समय जब दौर चला था, जब शुरुआत हुई थी चीजों की, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है क्या है, आपका सिद्धांत था, अपने तरफ से सब देख रहा था। जैसे कि आप ये भी पढ़े होंगे कि सूर्य के बारे में सबसे पहला सिद्धांत क्या था, कि सूर्य में क्यों इतनी गर्मी है, तो क्या कहा गया था कि सूर्य में अपार कोयला रखा हुआ है जो कि जल रहा है, जिसकी गर्मी जो है प्राप्त होती है। ऐसा सबसे पहले थ्योरी सूर्य की गर्मी को लेकर यही था। जब हम किसी चीज पे सोचते हैं, जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो वो क्या होता है, हम उस पर धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज जो आज मॉडर्न फिजिक्स में चल रहा है, मॉडर्न दुनिया में चल रहा है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, वो क्या करता है कि ट्रांसफर करने का कार्य जो है वो क्या करता है, आपका करता है इलेक्ट्रॉन। ये भी देख लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके भी आउटर सरफेस पे क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब हम ये कहते हैं कि इन दोनों को आपस में रब किया गया, यानी कि आफ्टर द फ्रिक्शन, आफ्टर द फ्रिक्शन, ठीक है। अभी देखो, और एक होता है बिफोर द फ्रिक्शन, बिफोर द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, बिफोर द फ्रिक्शन, ठीक है। आप देखिए एलिमेंट नंबर 1, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना है हमारा, 1 2 3 4 5, ठीक, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी क्या हो गया हमारा 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी क्या हो गया हमारा 5। यहाँ पे देखिए बिफोर द फ्रिक्शन, इस फिगर में सेकेंड वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना हो गया आपका, मान लीजिए 4, ठीक है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हो गया 4।
अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है ये बात तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कह दिया था कि भाई ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज कंजिस्ट करता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज कंजिस्ट करता है। अब दोनों को रब करवाया गया, ये क्या हुआ, फ्रिक्शन। ये क्या करवाया गया, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन करने के बाद मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गया कहीं पे भी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए आफ्टर द फ्रिक्शन, ठीक है, आफ्टर द फ्रिक्शन, आफ्टर द फ्रिक्शन, आफ्टर द फ्रिक्शन, ठीक है, आफ्टर द फ्रिक्शन ये क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया, अब एक इससे निकल गया ऐसे, तो अब क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अर्थात 4 और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कितना हो गया 5। अब जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसा दिखाएगा, ये दिखाएगा टोटल चार्ज, टोटल ये +5 और -4 यानी कि +1, यानी ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब आइए आफ्टर द फ्रिक्शन, अब आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बढ़ गया, ये हो गया 5 माइनस। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये क्या हो गया 4 ही रह गया। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ देखिए -5 + 4 = -1 अर्थात ये जो है नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। अब बताइए कि क्या हुआ, ये क्या हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ से ये चीज आया कि जब हम दो पार्टिकल जिससे रब करते हैं एक दूसरे को, जो एक दूसरे से मिलता है जिसको हम रब कर रहे होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है, ले रहा होता है, यानी एक गेन कर रहा होता है, ठीक है, दूसरा उसको क्या कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है, दे रहा होता है। ठीक है, एक उसको क्या होता है, उसका एक डोनर होता है और एक गेन कर रहा होता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अर्थात देखिए इसको आम जिंदगी में समझिए कि अगर आप किसी को 10 रुपया दे रहे हैं तो आप क्या हो गए, आप उसको देने वाला पॉजिटिव चार्ज हो गए, और जो ले रहा है, ठीक है, जो कर्जदार है वो आपका क्या हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। वो क्या हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ठीक है, वो कैसा चार्ज का कंजिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज कंजिस्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो कैसा चार्ज कंजिस्ट करता है, वो करता है आपका नेगेटिव चार्ज कंजिस्ट करता है। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी था, और जिसको देने में हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस पे विभिन्न प्रकार से अपना एक्सपेरिमेंट किए। रदरफोर्ड साहब थे, थॉमसन साहब थे, नील बोर साहब थे, और उन्होंने यही चीज कहा था कि आपका जो है ये इसकी स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आप ये भी कहोगे कि सर जो है इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट क्यों करता है। ठीक है, इसका बड़ा ही इजी सवाल है। तो प्रोटॉन के बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसकी जो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, और लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वो थोड़ा वीकर हो जाता है, यानी कि इसमें पकड़ कम होता है, ठीक है, वो जल्दी टूट जाता है। ठीक है ना, तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो कि इसका वीकर होता है, ठीक है, जबकि प्रोटॉन का बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है, तो जिसकी वजह से जब हम इसको रब करते हैं तो ये आसानी से बिखर जाता है, क्योंकि इसके बीच लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज्यादा कमजोर है,
ठीक है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वीक है किसकी अपेक्षा में, एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इसीलिए ये एक दूसरे के साथ क्या करने लगता है, फ्रिक्शन के दौरान ट्रांसफर करने लगता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करने लगता है, ट्रांसफर करने लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि विद द कंपेयर ऑफ प्रोटॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों जो है इसकी अपेक्षा, ये इसका प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का वीकर होता है, जिसकी वजह से ये इसी का इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज आ जाता है। अब कहते हैं कि चार्ज कहते किसको है, चार्ज कहते किसको है। चार्ज जो है एक ऐसा एडिशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, चार्ज जो है वो एक ऐसा एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स लगता है, जिसकी वजह से, जो कि फोर्स लगने की वजह होती है, फोर्स लगने की वजह होती है, ठीक है। अब चार्ज की दो स्टेज पॉसिबल है, या तो चार्ज जो होगा वो रेस्ट में होगा, ठीक है, इन रेस्ट, ठीक है, या फिर क्या होगा, फ्लो करेगा, क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में होता है, ठीक है, जब स्टैटिक फॉर्म में होता है, तो क्या हो जाता है, इस ब्रांच को, ठीक है, हम लिखेंगे द ब्रांच इन फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। हम लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ physics in which we study about static charge or charge in rest, ठीक है, is called electrostatic, ठीक है। हम लिखेंगे the branch in which we study about flow of charge is called current electricity, यानी कि फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें चार्ज या रेस्ट में हो, ठीक है, स्टैटिक फॉर्म में हो, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वैसा ब्रांच जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा हो उसको हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, और सबसे दो तीन ऐसे क्वेश्चन जो कि हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं उनका रीजन, जैसा कि आपको एक बार पता होगा कि क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट में कीजिएगा, ऐसे कल तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि मान लेते हैं कि एक ग्लास है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एक सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा गया, सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ दिया गया। अब ग्लास रग पे पॉजिटिव चार्ज है और सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक डस्ट पार्टिकल, ठीक है, जिसको ग्लास का रग भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और सिल्क का
जो है कपड़ा भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ग्लास, ये जो डस्ट पार्टिकल है उस पर किस प्रकार का चार्ज होगा और आखिर क्यों, ठीक है, उसको ग्लास ब्लड अपनी तरफ खींच रहा है और सिल्क का भी कपड़ा अपनी तरफ खींच रहा है। कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आखिर क्यों पेंट किया हुआ कार उसको उस पे सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल लग जाता है। हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K की वैल्यू जो कि 9 × 10⁹ होती है, उसकी जगह हम क्यों 1/4πε0 लिखते हैं। दूसरा कोई चीज क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रूप में जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया है, हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है, कि आखिर रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स की वजह क्या होती है। तो हम इन तमाम चीजों पे कल का लेक्चर अटेंड करना है आप लोगों को, ठीक है। कल आप लोग देखिएगा कि आप लोग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, और एक एक करके वो हर रीजन, वो फिजिक्स के दुनिया का वो हर छोटी छोटी चीजें जो कि आपको कंफ्यूज करती है, आपको परेशान करती है, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, आखिर इसके पीछे की सोच क्या थी। अगर आप सोच समझने लगोगे ना तो चीजें बहुत आसान होती जाएगी और फिजिक्स में सबसे हल्का चैप्टर इसी को माना जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हैव फन, जय हिंद।